नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आप सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में होने वाले ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पेपर होगा ABST का, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स का, बीकॉम फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर ABST के कॉस्टिंग और स्टैटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उसी के संबंध में आज मैं पहली क्लास चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। सांख्यिकी का पेपर अपन ने लिया है। अब इसके संबंध में वीडियो आपको डे टू डे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल में पोस्ट करूंगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को आप ध्यान से देखें। कोई प्रॉब्लम या कोई सस्पेंस रहता है तो उसको आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे वो डिस्कस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो में अपन उसमें चर्चा कर सकें। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका स्टैटिक्स का, इसके संबंध में बहुत सारी चर्चा अपन ने सब पहले वाले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस के बारे में चर्चा की है मैंने, बुक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक से अपन पढ़ने वाले हैं। आप उस बुक को लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो। ठीक है, अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती है तो आप उसको मार्केट से परचेस कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला लेसन जो है आपका सांख्यिकी का परिचय। ठीक है, ये देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये बिल्कुल थ्योरिकल चैप्टर है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 वीडियो में ही कवर करूँगा। इसका मोटा मोटा मेन जो मैटर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी मैटर मैं आपको PDF सेंड करूँगा, उसको देख के आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा उसको समझने की, सांख्यिकी के परिचय में आपको सांख्यिकी की हिस्ट्री क्या है, इसकी विशेषताएँ, गुण क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो एक थ्योरिकल मैटर है। यही चीज़ आपको इसमें देखनी है, तो इसको सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, सांख्यिकी के परिचय में अपन इसका अर्थ समझेंगे सबसे पहले तो। और इसका अर्थ भी 2 तरह से होता है। कहीं इसको एक वचन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, तो कहीं इसको बहुवचन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मीनिंग क्या होता है और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मीनिंग क्या होता है, उससे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय कि सांख्यिकी अपन क्यों पढ़ते हैं, क्यों अपने को पढ़नी चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि स्टैटिक्स बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टिपिकल है, हमें समझ में नहीं आती, इसकी मोटी मोटी किताबें होती है, हमें तो देख के ही चक्कर आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस आखिर में क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा लाइन किसी बहुत ही बड़े सांख्यिकीय विद ने इसका बताया है कि अगर आपको सांख्यिकी नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता है। उसके बारे में उसने लिखा है। देखिए, मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ आखिर में क्या लिखा गया है इसमें। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि अगर आज के प्रत्येक क्षेत्र में संख्यात्मक माप का प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है, कोई बहुत ही बड़े सांख्यिकीय विद हुए हैं, सांख्यिकी के विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये बात लिखी है, उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है कि आज के प्रत्येक क्षेत्र में संख्यात्मक माप का प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि लॉर्ड केल्विन यहाँ तक कह गए हैं। लॉर्ड केल्विन कोई बहुत ही बड़े सांख्यिकी के विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये बोला है कि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हो, कोई सा भी विषय हो सकता है, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उसे आप अंकों द्वारा माप सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बात इन्होंने बोली है, ये आखिर में बहुत बड़ी बात है। सांख्यिकी की क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए, इन्होंने बोल दिया है कि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप उसे आप अंकों द्वारा माप सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। लेकिन क्या कि लेकिन अगर आप उसके अंकों द्वारा माप नहीं सकते, उसे अंकों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प एवं असंतोषजनक प्रकृति का है। ये लाइन आपका स्टैटिक्स का महत्व डिफाइन कर देती है। कोई सा भी सब्जेक्ट है, अब आप जैसे EFM सब्जेक्ट है, आपका अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है, आप मैथ्स पढ़ते हो या कोई दूसरा हिंदी या कोई दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ते हो, अगर आपको उस जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर आप उस सब्जेक्ट को अंकों में व्यक्त कर सकते हो, संख्याओं में माप सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप में इतना टैलेंट उस सब्जेक्ट का आ चुका है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, कि उसे आप अंकों में और संख्याओं में उसको मापने लग गए हो। ठीक है ना। अगर आप उस सब्जेक्ट को जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसको अगर संख्याओं में या अंकों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आपका ज्ञान बहुत ही अल्प है उस सब्जेक्ट के बारे में। आपकी जो नॉलेज है वो असंतोषजनक प्रकृति के है, आपके पास अधूरा ज्ञान है। ये लॉर्ड कैल्विन ने आपको बताया है। तो इससे साबित हो जाता है कि स्टैटिक्स का मतलब अपन अंकों और संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। अंकों संख्याओं में किस तरह के संबंध होते हैं, किस तरह से इनको एनालिसिस करना है, किस तरह से इनका निर्वचन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, क्या निष्कर्ष किस तरह से निकलता है, वो अगर टैलेंट आप में आ जाता है तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही कुछ जानने लग जाते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैं आपको इसका हिस्ट्री ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा कि स्टैटिक्स कहाँ से आया क्या है, ये सब आपने 12th क्लास में ज़रूर पढ़ा है कि स्टैटिक्स शब्द स्टेट से बना है, स्टैटिक्स बना है, इटैलिक शब्द है, यूनानी शब्द है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो तो उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पुराने समय में स्टैटिक्स का यूज़ होता रहा है, बहुत ही पुराने समय से। बेबीलोनिया, ग्रीस, पता नहीं कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इसका शुरुआती चरण में इसका उपयोग हुआ। इवन आप लोग जो बचपन में बहुत सारे गेम खेलते हो, ऐसे बहुत से गेम अपन देखते आ रहे हैं जिनमें आप स्टैटिक्स का यूज़ करते हो, छोटे छोटे गेम होते हैं उनमें भी स्टैटिक्स का यूज़ होता है। तो परंपरा बहुत पुरानी है स्टैटिक्स की। इसको राजाओं का विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि जब राजा महाराजा होते थे आपके, तो उस टाइम पे भी स्टैटिक्स का इस्तेमाल होता था, यानी कि सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों का इस्तेमाल होता था। कोई भी चीज़ राजा महाराजाओं को कोई निर्णय लेना है प्रजा के लिए तो उसमें स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता था, सांख्यिकी। अब उस टाइम पे भाषा और सब कुछ अलग अलग थे, तरीका अलग था, बट सांख्यिकी का मीनिंग जो आज है वही उस टाइम पे भी था। अब इसको डिफाइन अलग अलग तरह से कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ें हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ मैं। इसका तो थ्योरिकल मैटर में आपको जो PDF सेंड करूँगा आप उसको बस मोटा मोटा पढ़ लें ताकि आपको उसका क्या चीज़ है वो पकड़ में आ जाए और कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखिए इसमें उदाहरण भी दे रखे हैं, स्टैटिक्स शब्द का अर्थ क्या बताया है, ये सब आप पढ़ के भी इसको समझ सकते हो। मेन जो मोटो है सांख्यिकी का अर्थ है वो है समंक। ठीक है ना। मेरा जो फोकस है इस चैप्टर में, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मेरे को आपको सिर्फ समझाना है समंक, यानी कि डाटा क्या होते हैं, DATA, डाटा। समंक आखिर में होती क्या चीज़ है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो संख्यात्मक हो, तुलनीय हो, और जो गुणात्मक हो, तुलनीय हो, संख्यात्मक हो, परस्पर संबंधित हो। अगर ऐसी सूचना आपको दी जाती है तो अपन उसको समंक बोलेंगे। अब आपको स्टैटिक्स के स्टूडेंट हो यानी BCom के स्टूडेंट हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देता है और आपसे पूछा जाए कि क्या इस सूचना को हम समंक मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को समंक मानने की जो क्वालिटीज़ होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अपने को पता होंगी कि एक इंफॉर्मेशन में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि उसको अपन समंक डिफाइन कर सके, उसको समंक डिसाइड कर सके। वही चीज़ अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे मेरा फोकस उसी में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप खुद इसकी PDF को रिवाइज़ कर लें मोटा मोटा। इसको अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो देखिए अगली स्लाइड में क्या है, देखिए इसकी भी एक डेफिनेशन में आपको जो समंकों की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसी डेफिनेशन से सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। समंक के बारे में सारी विशेषताएं उसमें आ जाती है। वैसे तो अलग अलग राइटर ने बहुत सारे डेफिनेशन दी है और डेफिनेशन के रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जाता है। वो मैं सिर्फ सांख्यिकी पेपर की ही बात नहीं है, किसी दूसरे पेपर की भी हो सकती है। देखो कॉस्टिंग की हो सकती है, चाहे आपका EFM का कोई सा भी पेपर ले लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम में जो पेपर आता है ना प्यारे बच्चों, और ये चीज़ आपको कोई टीचर बताता नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन होता है, दो नंबर का हो सकता है, या बड़े क्वेश्चन में भी इस बारे में चर्चा कर ली जाती है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया जाता है। आपसे बोला जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है सांख्यिकी का अर्थ समझाइए, सांख्यिकी का अर्थ बताइए। ये दो चीज़ें अलग अलग है। एक में बोला है परिभाषा दीजिए और एक में बोला है अर्थ बताइए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, और दोनों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। अर्थ में आपको देखिए एक कंक्लूडिंग जो अर्थ होता है, निष्कर्ष के रूप में जो अर्थ होता है ना, वो आपको बताना होता है अपने शब्दों में, ठीक है ना। परिभाषा का मतलब होता है, परिभाषा का मतलब आपको किसी राइटर ने जो बोला है, ठीक है ना। जैसे सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, आपको बोला है कि सांख्यिकी की कोई परिभाषा दीजिए, तो आपको ये नहीं बोलना अपने शब्दों में कि सांख्यिकी का मीनिंग ये होता है, समंक होते हैं, ये होता है, ये होता है, ऐसे नहीं लिखना। किसी राइटर ने क्या बोला है। जैसे बाउली का नाम आपने सुना होगा, सेलिगमैन का नाम आपने सुना होगा, हॉरेस सेक्रेस्ट का नाम आपने सुना होगा। राइटर का नाम मेंशन करते हुए उसने क्या बोला है सांख्यिकी के बारे में, वो चीज़ अगर आप लिखोगे तो परिभाषा वाले क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपने सिर्फ अर्थ लिखा है और राइटर का नाम मेंशन नहीं किया है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि परिभाषा दीजिए, ठीक है। अगर आपने अर्थ मेंशन करना है,
अर्थ वाला क्वेश्चन है, अगर अर्थ बताइए तो आपको सिर्फ वहाँ पर अर्थ बताना है, किसी राइटर का नाम मेंशन नहीं करना है। और डेफिनेशन भी आप डेफिनेशन का मैटर लिख सकते हो वहाँ पर राइटर का नाम मेंशन नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपको अर्थ, एक कॉमन अर्थ बताना है जिसको सब एक्सेप्ट कर सकें। परिभाषा में सिर्फ आपको पर्टिकुलर राइटर की आपको डेफिनेशन देनी होती है। ये आप चीज़ गांठ बांध ले। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको। कॉपीज जब चेक की जाती है तो डेफिनेशन की जगह भी अर्थ लिखा जाता है और अर्थ की जगह डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये बहुत सी छोटी चीज़ है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखें। तो मैं अब अगली चीज़ में आता हूँ कि समंक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सांख्यिकी समंक, स्टैटिक्स का मतलब ही समंक है, ठीक है ना। स्टैटिक्स का मतलब ही समंक है। अब समंक किस चीज़ को बोलेंगे अपन? डाटा। ये शब्द आप बहुत बार सुनते हो। डाटा क्या होता है भाई? हर एक चीज़ का डाटा होता है। समंक होते हैं आंकड़े, जिसको आप कहते हो। आखिर में होता क्या है, किस तरह से आंकड़े बनते हैं, यही चीज़ अपने को समझनी है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, ए से जेड चीज़ आपको आनी चाहिए। नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट आपसे पूछे तो आप उसको एक इस तरीके से समझाओ कि उसको तुरंत समझ में आ जाए कि समंक ये होते हैं। ये चीज़ सिर्फ कॉमर्स वाला स्टूडेंट बताएगा, ठीक है ना। नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा कि समंक आखिर में क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपके 10th में 12th में इतने परसेंटेज मार्क्स नंबर आए हैं, फर्स्ट ईयर में इतने आए हैं, 12वीं में इतने आए हैं, ये सूचनाएं समंकों का रूप होती है। पर इसको एक पूरा समंक कब मानेंगे, वो चीज़ अपन आज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समंकों की जो एक परिपूर्ण डेफिनेशन किसी राइटर ने दी है, उसका नाम है होरेस सेक्राइस्ट। उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर लिखी गई है ये डेफिनेशन, ये सर्कल में मैं इसको डाल देता हूँ आपके, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। प्रोफेसर होरेस सेक्राइस्ट सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। अब इस डेफिनेशन को लेने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ये जो डेफिनेशन है इसको आप दोनों ही तरह से लिख सकते हो। सिर्फ एक जगह राइटर का नाम छुपाना है और दूसरी जगह राइटर का नाम लिख देना है, तो आपके 4 नंबर का मैटर तैयार हो जाता है। होरेस सेक्राइस्ट 100% सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए या अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, हर साल होने वाले एग्जाम में मिलेगा। सांख्यिकी का अर्थ बताइए या सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो इस पे मेरा फोकस इसलिए है कि आपके मैं 2 और 2 4 नंबर आपके तैयार करवा दूँ, ठीक है ना। तो होरेस सेक्राइस्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो सांख्यिकी के अर्थ को पूरा कवर करती है। सांख्यिकी की जितनी गुण विशेषताएं हैं उन सबको कवर करती है, और साथ ही एक डेफिनेशन भी हो जाती है और आपको राइटर का नाम भी याद रह जाएगा। वैसे अगर दुनिया भर की परिभाषाएं देखोगे तो छोटी छोटी परिभाषाएं भी हो, राइटर के नाम इतने टेक्निकल हैं। राइटर का जितना कठिन नाम होता है उसने उतनी ही छोटी डेफिनेशन दी होती है। तो हमें डेफिनेशन तो आसानी से याद हो जाती है, पर साला राइटर का नाम याद नहीं होता अपने को, तो दिक्कत वहाँ हो जाती है। और किसी राइटर का नाम छोटा है तो उसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी होती है। तो यही चीज़ है। तो मैं आपको एक ऐसा राइटर और ऐसी डेफिनेशन उसकी जिससे आपके 4 नंबर कवर होंगे छोटे से मैटर पे ही। होरेस सेक्राइस्ट, आप इसका नाम याद रखें। मैं इसका PDF भी आपको सेंड करूंगा, और इसने जो डेफिनेशन दी है उसको समझ के कंठस्थ कर लें, ठीक है ना। तो आपके 4 नंबर तैयार हो जाएंगे। और जिस तरह से मैंने बताया है, अर्थ की जगह भी आप इसको लिख सकते हो, सिर्फ वहाँ पर आप इसका नाम नहीं लिखोगे राइटर का। दूसरी जगह अगर परिभाषा पूछी जाती है तो वहाँ पर आप इसका नाम लिखते हुए कि होरेस सेक्राइस्ट के अनुसार सांख्यिकी की परिभाषा इस तरह से है, और फिर इसकी डेफिनेशन जो है इसने वो बिल्कुल सेम डिट्टो लिख दें, तो आपके 4 नंबर तैयार हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं अपन परिभाषा में कि होरेस सेक्राइस्ट ने समंक की परिभाषा क्या दी है, ठीक है। देखिए इसने बोला है, एक व्यापक अर्थ इसका निकाला है समंक का, और पूरा परिपूर्ण अर्थ इसने समंक का बताया है। क्या है कि समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं। अब हर एक शब्द में एक विशेषता छुपी है प्यारे बच्चों। ये डेफिनेशन अगर आपने समझी है तो इसका पूरा 100 शब्दों का 500 शब्दों का जो क्वेश्चन आपके आता है ना थ्योरी का, वो पूरा कवर कर लोगे आप, ठीक है। तो समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। ये देखिए आप, क्या समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। ये वाली डेफिनेशन अगर हो सकता है आपके 12वीं की बुक में भी आपने पढ़ी होंगी। जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। अभी जो एक लॉर्ड कैल्विन के बारे में मैंने चर्चा की थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि अंकों और संख्याओं में व्यक्त कर सकता है किसी सब्जेक्ट को, तो वो अपने सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है। संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है जिनकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता से की जाती है,
जिसका संग्रहण किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाता है एवं जिन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये होता है आपका समंक। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। मैं तो इसको हर एक साल पढ़ाता आ रहा हूँ और मुझे तो इसका काफ़ी ये हो चुका है। ये डेफिनेशन मेरे को सबसे बेस्ट लगती है और सभी राइटर इसी डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि समंक की जो डेफिनेशन है, परिपूर्ण डेफिनेशन अगर कोई देती है परिभाषा, तो वो है आपकी होरेस सेक्रेस्ट की डेफिनेशन। तो आपको इसी को लिखना है और इसी को समझना है। अब इसमें डेफिनेशन में क्या क्या मैटर बोला गया है मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगा, विशेषताएँ आप खुद पढ़ोगे, उसका जो डिटेल मैटर है वो आप खुद पढ़ोगे। मैं सिर्फ इसकी परिभाषा को ही एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके परिभाषा के एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपकी इसकी विशेषताएं, गुण वगैरह सब आपको समझ में आ जाएंगे। गुण हैं, इसकी कमियां क्या हो सकती हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपने डेफिनेशन को समझा है तो। देखिए, इसने सबसे पहले डेफिनेशन में बोला है समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं। तथ्यों के समूह, जो समंक होंगे वो क्या होंगे? तथ्यों के समूह होंगे। तथ्य क्या हो सकते हैं? तथ्य कुछ भी हो सकते हैं। तथ्य यानी कि कोई भी प्रूफ, तथ्य यानी कि कोई भी सूचना, कुछ भी हो सकता है। तो तथ्य, एक तथ्य नहीं, बहुत सारे तथ्य मिलके जो समूह बनेगा उसको अपन समंक कहेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी अगर किसी समंक में आ जाती है वो है तथ्यों का समूह। अब तथ्यों का समूह, जैसे मैं आपको कोई सूचना दूं कि आप में से किसी स्टूडेंट का नाम मान लीजिए जैसे मुकेश है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मुकेश है। अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में मुकेश एक स्टूडेंट है, ये एक सूचना है आपके पास, पर ये समंक नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक है, यहाँ पर तथ्यों का समूह नहीं है। अब मैं बोलूँ कि मुकेश 12वीं में 50 नंबर लाता है इस फलाना सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में 200 नंबर लाता है और उसका परसेंटेज इतना है, ये भी समंक नहीं है। मैं बोलूँ कि मुकेश और सुरेश और रमेश ये 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक के इतने इतने नंबर हैं इस सब्जेक्ट में और इनका प्रत्येक का ये परसेंटेज है। तो ये एक परिपूर्ण सूचना है, इसमें तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्यों का समूह आपका है। तो आपकी समंक की एक जो विशेषता है वो इसमें आती है। तो 3-4 लोग हैं या 3-4 वस्तुएं हैं या 3-4 स्थान हैं, इनके संबंध में एक तथ्यों का समूह बनता है, अलग अलग सूचनाओं का, जिनमें अपन तुलना कर सकते हैं, जिनको अपन संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह की सूचनाओं का अगर कोई तथ्यों का समूह बन रहा है, दैट्स कॉल्ड डाटा, दैट्स कॉल्ड समंक, उसको अपन समंक बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है आपका तथ्यों का समूह होता है, ठीक है, जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिससे प्रत्येक तथ्य जो एक दूसरे से संबंधित है, जो समूह बना है तथ्यों का, वो तथ्य एक दूसरे से बहुत से कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे राम या रमेश या मुकेश के जो अंक हैं या मार्क्स हैं वो मुकेश के अंकों से संबंधित हैं, एक सब्जेक्ट से संबंधित हैं। मुकेश के अगर कम नंबर आए हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है, सुरेश के ज़्यादा नंबर आए हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है। तो ये बहुत सारे कारणों से पर्याप्त सीमा तक, बहुत ही ज़्यादा सीमा तक प्रभावित होते हैं। ऐसे तथ्यों का समूह क्या होता है? आपका समंक होता है। इस डेफिनेशन का अर्थ ये निकलता है। तो पहले तो आ जाती है तथ्यों का समूह। अब आप साथ के साथ देख भी जा सकती हो कि इस डेफिनेशन से ही समंकों की विशेषताएं निकली है। तो इस डेफिनेशन से देखा जाए तो तथ्यों का समूह, ये एक डेफिनेशन से इसकी विशेषता निकलती है और फिर इसका एक्सप्लेनेशन इसने इधर दिया है, जो आपको PDF में सेंड करूंगा, उसमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सिर्फ डेफिनेशन को समझना है। दूसरा है कि विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होता है। ये 2 चीज़ें अपन ने देख ली है, 2 विशेषताएं अपन ने इसमें इस डेफिनेशन से निकल के आ जाती हैं। और तीसरी है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। पहले तो क्या होगा? तथ्यों का समूह होते हैं। दूसरा, पर्याप्त कारणों से प्रभावित होते हैं। तीसरा, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। जो तथ्यों का जो समूह होगा ना, उसको सिर्फ संख्याओं में व्यक्त किया जा सके तभी आपका वो समंक कहलाएगा। अगर तथ्यों का कोई ऐसा समूह आपके पास है जिसको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वो समंक नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो तीसरी डेफिनेशन आपकी हो जाती है संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। चौथा होता है जिसकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता से की जाती है। यथोचित का मतलब होता है एक फेयर शुद्धता, एक अनुमानित शुद्धता, एक फेयर एक्यूरेसी, जिसके आधार पर आप ये लगा सको कि हाँ ये डाटा जो है शुद्ध है। यहाँ तक इसमें एक गुंजाइश रखी जा सकती है। इसका मतलब यूँ समझें कि एक अप्रोक्सीमेशन अपन किया करते हैं, सन्निकटन जिसको बोलते हैं। यथोचित परिशुद्धता का मतलब जैसे पॉइंट बेसिस की चीज़ों को छोड़ दिया जाता है,
ठीक है ना। तो जिसकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता से की जाती है। अगर आप अनुमान भी लगा रहे हो ना, तो उसके भी कई सारे बेस या कई सारी मान्यताएं अपन मानते हुए कोई अनुमान लगाते हैं, ताकि जो शुद्धता होगी वो काफ़ी निकटतम होगी। ये जैसे कहते हैं ना कि 90% चांस, 99% चांस, जैसे आपको कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपकी क्लास में, हम उसके लिए एक संभावना बता दें कि ये बच्चा फर्स्ट ईयर में 60% लेके आएगा या 70% लेके आएगा या 90% मार्क्स लेके आएगा। अब हमने बोला कि ये बच्चा 90% का स्कोर कर लेगा। अब हमने किस बेस पे ये बोला? हम उसको नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है, डेली क्लास में आता है, प्रॉब्लम पूछता है, डिस्कस करता है, सवाल अच्छे से कर रहा है। ये सारी चीज़ें अपन नोटिस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने नोटिस की और फिर हमने अजम्पशन दिया कि ये बच्चा इतना स्कोर कर लेगा। आप में से भी कोई हो सकता है। तो जो हमने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया, उसके लिए क्या किया अपन ने? बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी है, हर चीज़ को नोटिस किया है। तो जो गणना या अनुमान जो लगाएंगे वो यथोचित परिशुद्धता से की जाती है। आपकी चौथी विशेषता ये हो जाती है, जिनका संग्रहण किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाता है। समंक है, तथ्यों का समूह है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, यथोचित परिशुद्धता से जिनका अनुमान लगाया जाता है। आपका जो पांचवा जो विशेषता है वो है कि किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए उनको संग्रहित किया जाता है। जो उनको कलेक्शन किया जाता है, तो उनका जो आप मोटो जो डिसाइड करते हो, जो उद्देश्य बना रखा है, उसको पहले से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें स्टूडेंट का डाटा चाहिए, किस पर्पस से चाहिए भाई? स्टूडेंट का डाटा कौन सा वाला चाहिए? उनके मार्क्स चाहिए। मार्क्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कट ऑफ बनानी है एडमिशन के लिए। मैं आपको अपने ही महाविद्यालय का उदाहरण देता हूँ कि हमें जिस आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, क्यों भरवा रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे बहुत सारी डिटेल मांगी जाती है। हम आपका 12th का पूरा स्कोर मांगते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं, आपकी किस कैटेगरी से आते हो, आपके मोबाइल नंबर क्या है, सब चीज़ें हम मांगते हैं। तो हर एक सूचना का हम पहले से मोटो हमारा डिसाइड होता है कि मोबाइल नंबर हमने आपके लिए हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी देनी है तो आपको मोबाइल पे मैसेज के थ्रू दे दी जाए। स्कोर आपका चाहिए, 12वीं के मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमें कट ऑफ बनानी पड़ती है कैटेगरी वाइज। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की सूचना हम आपसे क्यों मांगते हैं? ताकि कैटेगरी वाइज, सरकार के रूल ऐसे हैं रिजर्वेशन के हिसाब से कि हमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनानी पड़ती है, आपको कैटेगरी वाइज सीटें अलॉट होती है। तो हर एक सूचना का जो हम ले रहे हैं, जो सूचना या जो समंक हम लोग बना रहे हैं, उन सभी का क्या उद्देश्य है पहले से डिसाइडेड है, हमने उसको पहले से डिसाइड कर रखा है। आपके मार्क्स हम ले रहे हैं आपकी कट ऑफ बनाने के लिए, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कट ऑफ बनाने के लिए आपके लिए मार्क्स चाहिए, तो हम फॉर्म में आपसे वो सूचना मांगते हैं। और क्या व्यवस्थित रूप से हम उनको लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी स्टूडेंट से हमने ले, उसका एक फॉर्मेट हमने आपको दिया है। क्या है वो? एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल डिटेल का है, फिर मार्क्स का कॉलम है, फिर आपके दूसरी डिटेल के कॉलम है, अलग अलग कैटेगरी, सर्टिफिकेट वगैरह सब हम लोग अलग अलग सूचना आपसे अलग अलग फॉर्मेट में लेते हैं। एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग आपसे सूचना कलेक्ट करते हैं। तो सांख्यिकी या समंक का एक तरीका ये हो गया कि इनको व्यवस्थित रूप से अपन एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए इनको संग्रहित करते हैं, जिन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लास्ट में जो आता है आपका, जिन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आपका जो डाटा है उनको हम परस्पर संबंधित रूप में, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स, इनको हम परस्पर संबंधित, कैटेगरी है आपसे संबंधित है, आपकी पर्सनल डिटेल, आपके मार्क्स, आपके मोबाइल आपके एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये सूचना एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा स्टूडेंट है, दूसरी कैटेगरी का है, तो आपकी कैटेगरी और उसकी कैटेगरी में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रिलेशन हम लोग ज़रूर निकालेंगे। जनरल है, ओबीसी है, एससी, एसटी है, तो ये सारे आंकड़े परस्पर एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन आपकी हॉरेस सेक्राइस्ट के अनुसार। और इस डेफिनेशन से समंकों की लगभग 6 से 7 विशेषताएं निकल के सामने आती हैं। जो ये है आपकी, देखिए 2 विशेषताएं इस स्लाइड में हैं और बाकी की आपके देखिए संख्याओं में व्यक्त, प्रत्येक का ये बता रखा है, संख्याओं में व्यक्त, यथोचित परिशुद्धता के अनुसार गणना या अनुमान, व्यवस्थित रूप से संग्रहण होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य और परस्पर संबंधित। ये 7 विशेषताएं लगभग आपकी इस डेफिनेशन से निकलती है। और क्वेश्चन ये आता है इसका 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है और 20 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है।
थ्योरी का है, अगर आपने डेफिनेशन को ही याद कर लिया, सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है 3 या 4 लाइन की होरेस सेक्राइस्ट की, तो देखिए कितने नंबर तैयार होते हैं आपके। पहला तो अर्थ की जगह भी आप लिख सकते हो कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, 2 नंबर वहाँ से तैयार होते हैं। दूसरा, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, वहाँ पर भी आप इसको राइटर का नाम मेंशन करते हुए लिख सकते हो, 4 नंबर ये हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन दूसरा बनता है कि सांख्यिकी या समंकों की विशेषताएं बताइए। समंक का अर्थ बताइए और परिभाषा दीजिए, समंक का अर्थ और परिभाषा दीजिए या इसकी विशेषताएं बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। विशेषताओं में अब आपको सिर्फ उस डेफिनेशन से निकालना है कि समंक जो है तथ्यों के समूह होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, यथोचित परिशुद्धता से अनुमान लगाया जाता है, परस्पर संबंधित होते हैं, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, व्यवस्थित इनका संग्रहण किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए इनको संग्रहित किया जाता है। तो ये एक छोटा सा मैटर आपका तैयार होता है, सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन से बहुत बड़ा मैटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस वीडियो में आई थिंक ये काफ़ी है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, थोड़ा सा अधूरा छोड़ता तो ये मैटर थोड़ा आपका आधा आधा हो जाता। तो इस वीडियो को पूरा देखना प्यारे बच्चों, इसको स्किप मत करना। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका जो फर्स्ट स्टैटिक्स का जो पेपर लिया है उसका कंसेप्चुअल मैटर इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आई होंगी समंक की डेफिनेशन और इसकी विशेषताएं। अब इसका पूरा PDF लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और आप हमारे यूट्यूब चैनल में इसको ज़रूर डालूंगा, तो आप इसको थ्योरिकल मैटर आप देखें और अगले वीडियो में अपन अगले बिंदु इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए अपना और कोरोना से थोड़ा सावधान रहिए, सैनिटाइज़र और मास्क का निरंतर इस्तेमाल करते रहिए प्यारे बच्चों, और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे।